अस्सलाम वालेकुम। अनाई की आदमखोर पार्ट 2 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सुंबल। आका ये चुड़ैल है, शायका दहशतज़दा होकर चिल्लाया और वहीं गश खाकर गिर पड़ा। बदहवासी में मुझे कुछ न सूझा तो राइफल का कंधा उस चुड़ैल के सर पर दे मारा और वो लड़खनियां खाती हुई किसी गहरी खाई में गिरकर खत्म हो गई। मेरी जिंदगी का यह नाकाबिले फरामोश हादसा इतनी जल्दी रूनुमा हुआ कि मैं कुछ सोच ही नहीं सका कि क्या वाकया पेश आया है। मेरा जिस्म पसीने से तर हो चुका था और ज़हन बिल्कुल माऊफ। तारीकी अब इस कदर बढ़ चुकी थी कि 10 गज दूर शय भी दिखाई ना देती थी। इस वीरान और सुनसान पहाड़ी जंगल में फैली हुई पूरी सरार खामोशी हद दर्जा अजियतनाक थी, जिसे कभी कभी उल्लू की भयानक चीखें तोड़ने की कोशिश कर रही थी। मेरे घुटने में दर्द की टेसें फिर तेज हो गई और मैं वहीं लेट गया। मुझे अब अपनी मौत का यकीन हो चुका था। थोड़ी देर में जब मेरी तबीयत संभली और होशो हवास अपनी जगह पर वापस आने लगे तो मैंने गिरदो पेश का जायजा लेने की कोशिश की। फिजा में एक अजीब किस्म की नागवार बदबू फैली हुई थी, जैसे सड़े हुए गोश्त की होती है। उस बूढ़ी चुड़ैल का चेहरा मेरी नजरों के आगे बार बार रक्स कर रहा था। मैं सोचने लगा कि क्या मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा है, मगर नहीं, ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। आग का अलाव जो उस चुड़ैल ने रोशन किया था अब पूरी तरह जल रहा था। मैंने बदनसीब शायका को उठाया और ले जाकर उसे झोंपड़ी के एक तरफ डाल दिया और अलाव की रोशनी में झोंपड़ी का जायजा लेने लगा। ये झोंपड़ी बिल्कुल उसी तर्ज पर बनी हुई थी जिस तर्ज पर अमेरिका के रेड इंडियंस अपनी झोंपड़ियां बनाते हैं, यानी गोल और ऊपर से मखरूती। मैंने महसूस किया कि झोंपड़ी के कोने और गोशों से सड़े हुए गोश्त की बसांत उठ रही है। एक जानिब पुराने कपड़ों की धज्जियां और मिट्टी के बर्तन भी दिखाई दिए। जलते हुए अलाव की रोशनी झोंपड़ी के अंदर पहुंच तो रही थी, मगर इस कदर मदम थी कि मैं पूरी तरह अंदरूनी हिस्सा ना देख सकता था। मैंने टॉर्च निकाली और इसे रोशन किया। जो ही रोशनी का ये मुख्तसर मगर तेज दायरा टॉर्च से खारिज हुआ और मेरी निगाह झोंपड़ी के बाएं गोशे में गई तो फरते खौफ से मेरा जिस्म लर्ज गया और एक लम्हे के लिए मुझे यूं मालूम हुआ कि जैसे खून मेरी रगों में सर्द होकर जम रहा है। इंसानी हड्डियों, खोपड़ी और गोश्त के बड़े बड़े लोथड़ों का ये ऊंचा ढेर था जो मुझे दिखाई दिया और वो नाकाबिले बर्दाश्त बदबू इसी ढेर में से उठ रही थी। मैंने चाहा कि वहां से निकल भागूं, मगर मेरे पैरों में जैसे जान ही ना थी। अपनी कुव्वत इरादी जमा करके मैं झोंपड़ी से बाहर निकला। अब यहाँ ठहरना जानबूझकर मौत को दावत देने के मुतरातिफ था। खुदा मालूम क्या बला थी जो इंसानों को खाया करती थी, और ये ख्याल मुझे बार बार आया कि शायद ऐसी ही आदमखोर चुड़ैलें करीब ही कहीं मौजूद न हो। अभी मैं इसी कैफियत में गुम था कि नागहां दूर जंगल की बेकरां और पुरहूल तारीकी में शेरों की दौड़ने की आवाजें आई। की आवाजों ने रहे से होश भी उड़ा दिए। मेरी छठी हिस्स ऐसे मौके पर अच्छी तरह बेदार हो जाया करती थी। चनाचे इस्तराब और बेचैनी की एक जबरदस्त लहर यकलख्त मेरे असाब में दौड़ने लगी। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि अब किसी भी लम्हे कोई नामालूम खतरा नाजिल होने वाला है। दफ्तर मैंने पहाड़ के दामन में एक हल्की सी आहट सुनी, जैसे कोई दरिंदा अपने पंजों से जमीन खुरचता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये आवाज लम्हा ब लम्हा मेरे करीब आ रही थी। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की, मगर कुछ नजर नहीं आया। दहशत से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। राइफल मेरे दाएं हाथ में थी और यही मेरा आखिरी सहारा था जिसे मैं खतरे के वक्त इस्तेमाल कर सकता था। मैं झोंपड़ी से बाहर निकला तो अलाव से थोड़े फासले पर शायका का बेहोश जिस्म पड़ा दिखाई दिया। खुदा मालूम वो मर चुका था। अभी उसमें जिंदगी की कोई रमक बाकी थी, ये मैं कभी ना जान सकूंगा, क्योंकि चंद ही लम्हों बाद जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा वो मुझे खौफ से पागल कर देने के लिए काफी था। वो पूरे सरार और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज दरअसल किसी दरिंदे के कदमों की ना थी, बल्कि बहुत से जंगली इंसानों की थी जो पहाड़ी पर चल रहे थे। उन्होंने मुझे नहीं देखा था, मगर बुलंदी पर होने के बायस मैं उन्हें देख चुका था। मेरे सामने फरार की एक राह थी और वह ये कि मैं झोंपड़ी की पुष्ट पर होकर पहाड़ी से नीचे उतर जाऊं। टॉर्च मेरे पास थी जिसकी मदद से रास्ता तलाश करना मुश्किल ना था, मगर जब मैं इधर आया तो मालूम हुआ कि पहाड़ी का ये हिस्सा इस कदर दुश्वार और अमूदी है कि कदम की एक लग्जिश मुझे तहतुल सरा में पहुंचा देने के लिए काफी होगी। झोंपड़ी अब मुझसे 20-25 गज के फासले पर थी और मैं जिस जगह खड़ा था वहां इस कदर खूब अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई न देता था। इसमें वही पेट के बल लेट गया और राइफल का रुख झोंपड़ी की तरफ करके उंगली ट्रैगर पर रख दी।
सूखी शाखों का जलता हुआ अलाव अब बुझने के करीब था और उसकी मध्यम रोशनी में शाइका का बेहोश जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। इतने में वो वहशी ऊपर चढ़ आए। वो तादाद में 5 थे, सबके सब बिल्कुल नंग धड़ंग, बालों से उनका जिस्म ढका हुआ था। दाढ़ी, मूंछ और सर के बाल इस तरह आपस में मिल गए थे कि सिवाय आंखों के चेहरे का कोई हिस्सा दिखाई ना देता था। वो बिल्कुल एक कद आवर रीछ की मानित थे और हकीकत ये है, अगर मैंने उन्हें दोनों पैरों के सहारे चलते ना देखा होता तो उन्हें जरूर रीछ ही की नस्ल का कोई दरिंदा समझ लेने पर मजबूर हो जाता। शायद वो उस बूढ़ी चुड़ैल की तलाश में यहाँ आए थे जो उन्हीं के कबीले से ताल्लुक रखती थी, मगर वो उन्हें नजर न आई। शाइका को उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। पहले मेरे जी में ख्याल आया कि राइफल से अंधाधुंध फायर करके इन खून आशेम मोजियों का हमेशा के लिए किस्सा पाक कर दूं, लेकिन इस खदशे से रुक गया कि अगर मेरा निशाना खता हो गया और उन जंगलियों को मेरी मौजूदगी का पता चल गया तो मैं उनके मुंह का लुकमा तर बनने से कोई मोर्चा ही बचा सकेगा। दफ्तन इंसानी शक्लों के इन दरिंदों के मुंह से भयानक चीखें निकली और मेरा कलेजा लर्ज गया। उन्होंने शाइका को वहां पड़ा हुआ देख लिया था और अब खुशी से चिल्ला रहे थे। वो खूंखार भेड़ियों की तरह उस बदनसीब सिपाही की तरफ झपटे और जूकों की मानित उससे चिमट गए। शायद वो उसका खून पी रहे थे। फिर मैंने देखा कि किसी हथियार के जरिए उन्होंने लाश के टुकड़े टुकड़े किए और जल्दी जल्दी कच्चा गोश्त चबाने लगे। ये मंजर इस कदर दहशत अंगेज था कि मेरा बदन बर्फ की मानित सर्द पड़ गया। मेरी आंखों के आगे पहले शरारे नाचने लगे और फिर मैं जैसे तारीकी के अथाह समंदर में डूब गया। डॉक्टर ने लाडबल की ये पूरी सरार दास्तान कुछ इस अंदाज से सुनाई कि एक मर्तबा तो दहशत की लहर मेरे जिस्म में भी दौड़ गई। मैंने उससे पूछा, लाडबल अब कहाँ है? उसने बताया, लाडबल की जान तो बच गई, लेकिन उस हादसे ने उसका ज़हनी तवाज़ुन दरहम बरहम कर दिया था। बाज़ औक़ात वो रातों को सोते सोते चौंक कर चीखने लगता था। बादशा उसे जबरी रुखसत पर अपने वतन वापस भेज दिया गया और अब मुझे कुछ इल्म नहीं कि वो जिंदा है या मर गया। जब मैंने डॉक्टर से अपने इस शुबे का इजहार किया कि क्या हमें लाडबल की रिवायत पर यकीन कर लेना चाहिए, तो वो कहने लगा, मुझे इस हादसे की सदाकत पर इस तरह यकीन है जैसे कल सूरज मशरिक से तलू होगा। वो झूठ और गप्पाजी का आदी नहीं था और उसने मुझे बाद में कई मरतबा वहां ले जाकर न सिर्फ वो झोंपड़ी दिखाई बल्कि इंसानों की हड्डियां और खोपड़ियां भी दिखाई थी जो यकीनन अब भी वहां मौजूद होंगी। उस रात में आराम से ना सो सका और सोने का सवाल ही क्या था। मुझे नींद ही नहीं आती। बार बार यही ख्याल जहन में गर्दिश करता था कि क्या वाकई आदमखोर इंसानों की कोई नस्ल है जो अनाई के जंगलों में के करिश्मा साजी है। इंसानी फितरत में तजस्सुस का जो मादा फितरत ने रख दिया है वो उसे चैन से बैठने नहीं देता। मैंने दिल में तहैया कर लिया, ख्वाह कुछ भी हो मैं खुद इस मामले की तहकीक करूंगा। सुबह जब मैंने डॉक्टर के सामने अपना इरादा जाहिर किया तो उसने कानों पर हाथ रखे और साफ जवाब दे दिया कि वो इस खतरनाक तरीन मुहिम में मेरा साथ देने की हिमाकत करने का इरादा नहीं रखता, बल्कि उसने मुझे भी समझाने और इस इरादे से बाज रखने की पूरी कोशिश की, मगर मेरे सर पर तो कज़ा खेल रही थी। मैंने एक ना सुनी और अब मुझे तस्लीम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि अगर मैं डॉक्टर की नसीहत मानकर अपना इरादा तर्क कर देता तो वो अज़ियतनाक हादसा पेश ना आता जिसकी बदौलत मेरी जिंदगी अब मुर्दों से बदतर हो चुकी है। कई मर्तबा इस जानकनी से तंग आकर खुदकुशी का इरादा कर चुका हूँ, मगर मौत नहीं आती। मेरी जिंदगी के तजर्बात में से ये वो तजर्बा है जिसे मैं शायद मरने के बाद भी याद रखूंगा। आज भी तन्हाई के वहशत अंगेज लम्हात में जब मैं चश्मे तसव्वुर से उन हालात का जायजा लेता हूँ जिनसे मुझे दो चार होना पड़ा, तो यकीन कीजिए कि अपने होशो हवास पर शक गुजरने लगता है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है। आदमखोर वहशियों को देखने और उनसे दो दो हाथ करने का जुनून मुझ पर इस शिद्दत से तारी हुआ कि बयान से बाहर है। कोई नादीदा और पुरस्रार कुव्वत थी जो कशां कशां मुझे शेरों की वादी में ले जा रही थी। इस तवील तमहीद के बाद मैं अब असल वाक़ये की तरफ आता हूँ। मैंने रुखसत हासिल करने के लिए अपने महकमे के अफसर आला को दरख्वास्त पुडांग भेजी। पुडांग सुमात्रा का दारुल हुकूमत है और तमाम बड़े बड़े सरकारी दफातर यहीं हैं। दरख्वास्त में सिर्फ ये जाहिर किया कि मैं ये रुखसती सिर्फ सैरो सियाहत और थकन दूर करने के लिए ले रहा हूँ। उम्मीद के मुताबिक ये दरख्वास्त जल्द ही मंजूर हो गई और मेरी जिंदगी की आखिरी और खतरनाक तरीन मुहिम पर रवाना होने की तैयारियों में मसरूफ हो गया। सबसे पहले मैंने अनाई के इलाके का मुकम्मल नक्शा हासिल किया।
और फिर ایسے راہبر کی تلاش ہوئی جو اس علاقے میں گھومنے کا عملی تجربہ رکھتا ہو۔ پلمبنگ میں شکاریوں اور سیاحوں کی سہولت کے لیے حکومت نے ایک علیحدہ محکمہ کھول رکھا ہے جہاں سے انہیں ہر قسم کی معلومات اور نقشے بہم پہنچائے جاتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر معمولی رقم کے عوض ایک ایسا شخص بھی مہیا کر دیا جاتا ہے جو سیاحوں اور شکاریوں کو جنگلوں اور پہاڑیوں میں لیے پھرتا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب میں پلمبنگ کے محکمہ سیر و سیاحت میں انائی کے نقشے لینے گیا تو وہاں 2 امریکی سیاحوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک کا نام تھا نکسن اور دوسرے کا ولیم۔ گفتگو کے درمیان میں پتہ چلا گیا کہ نہ صرف وہ سیر و سیاحت سے دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ اچھے شکاری بھی ہیں۔ میں امریکی لوگوں سے مل کر اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ وہ نہایت زندہ دل، ملنسار اور جلد کھل مل جانے والے لوگ ہیں اور فطری طور پر مہم پسند بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت بورینو سے سیدھے سماٹرا آئے تھے اور وہاں کے تاریک اور سرد جنگلات کا ذکر بار بار کرتے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ انائی کے جنگلوں میں آدم خور انسان پائے جاتے ہیں تو وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگے جیسے مجھے دیوانہ سمجھ رہے ہوں، اور جب میں نے یہ بتایا کہ چند روز تک میں انہیں آدم خور انسانوں کی تلاش میں وہاں جانے والا ہوں تو انہیں میرے پاگل ہونے میں کوئی شبہ نہ نظر رہا۔ البتہ میں انہیں دعوت دی کہ اگر وہ میرے ساتھ چلنا پسند کرے تو خوب لطف رہے گا۔ میں واپس اپنی قیام گاہ پر آ گیا اور ہاشم سے کہا کہ وہ کلیوں اور خچروں کا انتظام کرے تاکہ ہم اپنے سفر پر جلد روانہ ہو سکے۔ ہاشم بہت خوش تھا کیونکہ اتنے عرصے بعد اسے اپنی رائفل کے جوہر دکھانے کا موقع مل رہا تھا۔ ایک روز شام کے وقت میں اپنے خیمے میں بیٹھا قہوہ پی رہا تھا کہ ہاشم اپنے ساتھ ایک عمر رسیدہ لیکن بے حد قوی الجثہ شخص کو لے کر آیا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 60 اور 70 کے درمیان تھی، لیکن کاٹ اس قدر مضبوط تھی کہ ایک لمحہ کے لیے مجھے اس پر رشک سا آیا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ زمانے کے سرد گرم دیکھ چکا ہے۔ وہ آتے ہی میرے سامنے مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ہاشم کی طرف دیکھا۔ مالک اس کا نام بابی ہے اور یہ گائیڈ کا کام پیشے کے طور پر کرتا ہے۔ بابی مقامی زبان میں جنگلی بھینسے کو بھی کہتے ہیں۔ میں نے اسے اپنے نزدیک بٹھا لیا، قہوے کا ایک پیالہ پیش کیا اور پوچھا کہ کیا وہ انائی کے علاقے سے بھی واقف ہے۔ بابی کی آنکھوں میں ایک نئی چمک نمودار ہوئی۔ چند لمحوں تک وہ گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، صاحب آپ وہاں نہ جائیں تو اچھا ہے۔ وہاں کیوں؟ وہاں کیا ہے؟ تم چپ کیوں ہو گئے؟ اگر تم وہاں نہیں جانا چاہتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ بابی کا چہرہ صاف گمازی کر رہا تھا کہ اس کے دل میں کوئی بات ضرور ہے جسے زبان پر لانے سے وہ ہچکچا رہا ہے، اور وہ بات سوائے آدم خور بلاؤ کے اور کیا ہو سکتی تھی۔ جب میں نے اصرار کیا تو بابی نے یوں زبان کھولی، مالک اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں، کون ہے جو آپ کو روک سکتا ہے؟ لیکن یہ یاد رکھیے کہ شیروں کی وادی سے کوئی جان سلامت لے کر نہیں آیا۔ وہ بدروحوں اور شیطانی بلاؤں کے رہنے کی جگہ ہے جو درندوں کے بھیس میں آ کر انسانوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں شیروں کی وادی میں جانے سے ڈرتا ہوں؟ نہیں مالک، یہ بات نہیں ہے۔ مجھے تو ایک روز مرنا ہے اور موت کا وقت معین ہے۔ اگر میری موت شیروں کی وادی میں آئے گی، اگر آسمانی دیوتاؤں نے یہ حکم دے دیا ہے کہ میں شیطانی روحوں کا شکار بنوں، تو کون ہے جو دیوتاؤں کا حکم ٹال سکتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا مالک۔ اس کے بعد اس نے سختی سے یوں اپنے ہونٹ کھینچ لیے جیسے آئندہ نہ بولنے کا تہیہ کر چکا ہے۔ ہاشم حیرت سے بابی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر دہشت کی علامات پھیلی ہوئی دیکھ لی، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کی وفاداری شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ جہاں میرا پسینہ گرتا وہاں خون بہانے کے لیے ہر وقت مستعد رہتا تھا۔ 2-3 دن کے اندر ہم نے اس مہم کی تیاریاں مکمل کر لی۔ بابی نے حیرت انگیز طور پر بہت جلد 4 کلیوں اور خچروں کا انتظام کر دیا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ نہایت کم سخن ہے اور اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہے۔ ہاشم کی طرح فضول گفتگو اور گپ بازی کا فن اسے نہیں آتا تھا۔ میں نے اس سے کبھی بھی کچھ پوچھنے کی کوشش کرتا تو صرف گردن ہلاتا اور مسکرا کر کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا۔ بہرحال مجھے اس پر پورا اعتماد تھا کہ وہ ہمیں دغا نہیں دے گا۔ روانگی سے 1 روز پیشتر کا ذکر ہے۔ پہر کا وقت ہوگا۔ میں آرام دہ کرسی پر بیٹھا عالم تصور میں آدم خور انسانوں کو دیکھ رہا تھا کہ دور سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز کان میں آئی۔ میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 شخص گھوڑوں پر بیٹھے میری ہی طرف آ رہے تھے۔ جب وہ نزدیک آئے تو میں نے فوراً انہیں پہچان لیا۔ وہ ولیم اور نکسن تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پوڈانگ سے سیدھے پیلمبنگ آ رہے تھے۔ ان کا سامان شام تک آ جائے گا۔ ان کے آ جانے سے سچ پوچھے تو مجھے بڑی تکلیف پہنچی۔ رات کو جب کافی کی محفل جمی تو ادھر ادھر کی باتوں کا سلسلہ دراز ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ میرے ساتھ انائی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ولیم نے بتایا، ہم نے پوڈانگ میں ایک انگریز شکاری سے ملاقات کی اور اس نے بھی وہی بات بتائی
जो तुम इससे पहले बता चुके थे, यानी आदमखोर वहशियों के मुतालिक। और अब हमें यकीन है कि जरूर इस बात में सदाकत का अंसर मौजूद है। यही हमारे आने की वजह है। जून 1944 की वो खुशगवार सुबह मेरे हाफजे की लू पर आज भी यूं रोशन है जैसे ये कल की बात हो। उस रोज 9 आदमियों पर मुश्तमिल ये काफिला एक ऐसे सफर पर रवाना हुआ जिसके बारे में इस वक्त कोई यकीन से नहीं कह सकता था कि कब और कहाँ खत्म होगा। लेकिन बाद में जो वाकयात पेश आए उन्होंने बताया कि ये सफर वहाँ खत्म हुआ जहाँ जिंदगी की हद खत्म होती है और मौत की सरहद का आगाज होता है। जावा से सुमात्रा आते वक्त मुझ पर इस्तराब और बेचैनी की शिद्दत का जो भूत सवार हुआ था वो इतने अरसे बाद अब फिर मुझे परेशान कर रहा था। और मैं ही क्या, मुहिम में शामिल सभी लोग इस रोज सरासीमा और खौफसदा दिखाई देते थे। विलियम और निक्सन के लबों पर फैली हुई मुस्कुराहटें गायब थी और हाशिम के वो फलक शगाफ कह के भी दम तोड़ चुके थे जिनकी बदौलत एक हंगामा सा बरपा रहता था। हम सब चुप चुप थे। हमने खामोशी से नाश्ता किया और जो ही दरवाज़ा खावर खुला और आफताब आलम की पहली किरण हमारे सलाम को हाजिर हुई, हमने अपने सफ़र का आगाज कर दिया। 3 रोज तक मुसलसल दिन रात हम शेरों की वादी की तरफ बढ़ते रहे। राह में अगरचे हमारी जुबानों पर पड़े हुए कुफर खुल गए थे, अमेरिकी शिकारियों की खुशतबी वापस आ गई थी और हाशिम के कहकहों में भी जान पड़ गई थी। लेकिन उसके बावजूद दहशत की एक हल्की सी लहर थी जो इस काफिले में फैली हुई जरूर महसूस होती थी। बूढ़ा बॉबी बेहद पुरस्कार और अजीब शख्सियत का मालिक था। उसके चेहरे से ये अंदाजा लगाना मुहाल था कि वो फिक्रमंद है या नहीं। वो कुछ सोच रहा था, वो कुछ करना चाहता है। रास्ते का नक्शा साथ होने के बावजूद हम सब उसके रहमो करम पर थे और मैंने पहले ही सबको समझा दिया था कि बॉबी को हर मुमकिन तरीके से राजी रखा जाए। अनाई से कोई 1 मील इधर एक छोटा सा कंपोंग है। कंपोंग मुकामी जबान में गांव को कहते हैं। दोपहर का वक्त था जब हम उस कंपाउंड के करीब पहुंचे। एक नदी के किनारे जिसमें पानी कम था और कीचड़ ज्यादा, हमने डेरे डाल दिए क्योंकि भूख से हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। हाशिम की मुस्तादी इस किस्म के मामलात में देखने से ताल्लुक रखती थी। वो कहने लगा, आका मैं जरा अपनी राइफल को सैर करा लूं, मुझे भूख नहीं है। मैंने उसे इजाजत दे दी और वो नदी के किनारे टहलता हुआ दूर निकल गया। इतनी देर में हमने कुछ खाना खाया और फिर इत्मीनान से सगार सुलगा कर आइंदा के प्रोग्राम पर गौर करने लगे। बमुश्किल 15 मिनट हुए होंगे कि मुकामी किसानों का एक ग्रोह चीखता चिल्लाता हमारी तरफ आता दिखाई दिया। हम समझे कि शायद ये लोग हमें लूटने के इरादे से आ रहे हैं। बस हमने अपनी अपनी राइफलें फौरन उनकी तरफ तान ली। मगर जब वो लोग नजदीक आए तो ये देखकर मेरे पसीने छूट गए कि उन्होंने अपने हाथों में हाशिम की लाश उठा रखी थी। ये हादसा इस कदर फौरी और जबरदस्त था कि एक लम्हे के लिए मुझे जमीन घूमती हुई दिखाई दी और करीब था कि मैं गश खाकर गिर पड़ूं कि अमेरिकी दोस्तों ने मुझे संभाल लिया। आपके आदमी को बोझा मगरमच्छ ने हिलाक किया है। वो बहुत से आदमियों और जानवरों को मार चुका है। उसमें जरूर कोई बदरूह है साहब। वो किसी से नहीं डरता। उसने हमारी गाय खा ली, उसने हमारे बच्चे चबा डाले, उसने हमारी औरतें हड़प कर डाली। वो बहुत जालिम है।